योगदान के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बात करता हूं आज की परिस्थिति पर। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आज मैं आज की परिस्थिति पे बात करूंगा। मैंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था। वो लेटर मैंने लिखा था उत्तर प्रदेश की सरकार को। उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप ये बताओ, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कि नीचे से लेके ऊपर तक मैं चाहता था उसमें ओबीसी भी जोड़ देता, मैं चाहता था उसमें अल्पसंख्यक समाज भी जोड़ देता, मैं चाहता था उसमें मुस्लिम समाज भी जोड़ देता, लेकिन मैं जानता था कि जहां मैं इनको जोड़ने की बात करूंगा वहीं वो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें चलाएंगे। इसलिए मैंने वो कोरा खत लिखा कि सीधे पहले जिम्मेदारी से बात की जाए, SC ST के हालात के बारे में जाना जाए। मैं जानता हूं क्या हालात है, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा है कितने प्रमुख सचिव हैं SC ST के, उत्तर प्रदेश के सचिवालय में बताने का काम करो। बताओ कितने अपर सचिव हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्य पदों पे की पोस्ट पे आपने बिठाए हैं। इसका डाटा मैंने मांगा है। मैंने डाटा मांगा है कि 18 कमिश्नरियों में कितने कमिश्नर हैं SC ST के, मैंने डाटा उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने SP और SSP हैं SC ST समुदाय के, जिनको आपने चार्ज दिया है। ये डाटा मैंने उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि 75 जिलों में कितने DM, कितने ADM, कितने SDM, कितने कानूनगो, कितने तहसीलदार आपने SC ST के इन वर्गों के लोगों को जो है कर्मचारियों को बनाने का काम किया है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, जो सरकार वादे करते कटेंगे तो बटेंगे। हमें कटने बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो पढ़ने की जरूरत है। अपने महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ साथ चलेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी की साजिश का शिकार नहीं होंगे। ये कटने बढ़ने वाले लोग, बहुत मुझसे पहले भाई ने बताया था, ये काटने बांटने वाले लोग, बताओ इस व्यवस्था को किसने बनाया? किसने छुआछूत बनाई? किसने ऊंच नीच बनाया? किसने वर्ण व्यवस्था बनाई? किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने काटा, किसने बांटा? और हम तो जब एकजुट थे, जब हम अपने अधिकारों की बात भी नहीं करते थे, तो भी हम लोग इस देश में कटते थे और आज भी हम लोग इस देश में कट रहे हैं। अब हम कटेंगे नहीं और बटेंगे भी नहीं। अब हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार छीन के ले लेंगे और किसी भी कीमत पे अब रुकने वाले नहीं है। यही संदेश मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से किया है। आज मैंने एक और लेटर लिखा, तो उसमें मैंने पिछले वर्ग के कर्मचारियों के विषय में मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी से पूछा, ये कागज का पन्ना है लेकिन ये चोट कहां लग रही है, आप मेरी बात को याद रखना। मैं आपको दिखाऊंगा। क्या तो चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देंगे? अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को पुटअप करूंगा और मैं SC ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं। मैं सरकार से जवाब मांगने का काम करूंगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, किसी नहीं बता रहे हो, आंकड़े नहीं दे रहे हो, तो आम आदमी को आप क्या बताओगे? फिर अगर जवाब दे दिया तो जवाब इतना खोखला है कि आप देख के डर जाओगे कि नाम चालक अधिकारी कर्मचारी भी SC ST OBC के पोस्टिंग नहीं। और अगर कोई है तो उसे ये कहा गया है कि अगर SC ST OBC समुदाय के लिए काम करोगे तो अगले दिन चार्ज पे नहीं रहोगे, चार्ज पे वो रहेगा जो हमारे हिसाब से काम करेगा। ये कौन सा लोकतांत्रिक प्रदेश है? क्या कौन सा संविधान सरकारें चल रही है? बुलडोजर लोगों के घरों पे चल रहा है। अब तो पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत होने लगी है और कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। मुझे बड़ी दुख है, पीड़ा है पांडे जी के साथ जो अभी हुआ लखनऊ में। मुझे बहुत दर्द है। मैंने उनकी पीड़ा को, उनके परिवार की पीड़ा को उठाने का काम, मुझे बहुत तकलीफ है। उनकी संख्या कम है, उनकी बात उठाने वाले लोग कम है, मुझे उनके लिए बहुत तकलीफ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनकी तकलीफों को सुनते हुए उनके परिवार को बुलाया, उनकी पीठ पे हाथ रख के विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं। उनकी 10 लाख रुपए की मदद भी की, कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लेकिन वही अमन सोनकर रहता है बहुत थोड़ी सी दूरी पे, लेकिन अमन सोनकर के परिवार को नहीं बुलाया। उसकी भी पुलिस द्वारा हत्या हुई, उसके परिवार ने बताया। बड़ा चर्चित भी रहा, मैं उस परिवार के घर भी गया, लेकिन उसको मुख्यमंत्री जी से नहीं बुलाया। अब क्यों नहीं बुलाया ये तो मुख्यमंत्री खुद बता सकते हैं। पहले उनके यहाँ कहा जाता था, जो उनके यहाँ आते थे उनकी जन सुनवाई में, कि नहा धो के आया करो। अब पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता कि लखनऊ में रहते हुए मुख्यमंत्री जी को अमन सोनकर का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया।
क्यों उस परिवार के मुआवजे की बात नहीं हुई, क्यों उनकी पीठ पे हाथ नहीं रखा गया। बात तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो बात तो पूरे हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या आज भी एससी एसटी हिंदुत्व का ऐसा नहीं है? आपके तथाकथित हिंदुत्व का ऐसा नहीं है? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुझे आना चाहिए था फतेहपुर बहुत दिन पहले, क्योंकि बहन प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला है। आज भी इसका परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मैंने वादा किया था, मेरे आने के पीछे कारण था कि मुझे बहन प्रिया मौर्य के परिवार से मिलना है। आज मैं मिलूंगा उस परिवार से, लेकिन मैं मिला शिवम मौर्य के परिवार से, जिसके नखून खींच ले गए। आपको जानकर अचरज होगा कि सिस्टम काम कर रहा है। मैंने पूछा अभी अधिकारियों से, समाज कल्याण अधिकारी को फोन करके पूछा, एसपी को फोन करके पूछा। आपको जानकर डर लग जाएगा कि कानून कहता है कि एससी एसटी का जब मुकदमा दर्ज होता है तो कंपनसेशन का जो मुआवजा, जो कंपनसेशन है वो परिवार को मिलना चाहिए। आप देखो 3 महीने हो गए घटना को, चार्जशीट तक लग गई है, 1 पैसे की मदद उस परिवार की नहीं हुई, शिवम मौर्य के परिवार की। मैं इस बात का गवाह हूं, क्योंकि मैंने अधिकारियों से पूछा, तो मैंने पूछा क्यों राहत कोष को क्या हुआ, क्या हुआ? क्या पैसे नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास? ये पैसे दलित पिछड़ों के हक अधिकारों के लिए नहीं है, उनकी हिस्सेदारी के लिए नहीं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके प्रशासन के अधिकारी, उनके पुलिस के अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। उस बच्चे के 5 नखून उतार लिए, 5 नखून। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार का जवाब। मुझे आना चाहिए था, क्योंकि कल भाई दिलीप सैनी जी के परिवार में, उनके घर में उसके अभी 2-3 दिन पहले उस पत्रकार की जो हत्या कर दी गई, और अभी तक उसके मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उनका जवाब मांगने के लिए मुझे आना चाहिए, क्योंकि वो पत्रकार सच की आवाज उठा रहा था। अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, और अगर वो बैंक में काम करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो जनता से सवाल पूछेगी, और अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो ये गुंडे उसकी जान ले लेंगे। उसके परिवार का हिसाब मांगने मुझे आना था, उस परिवार के आंसू पूछने मुझे आना था, उसको न्याय दिलाने के लिए मुझे आना था। मैं आपके बीच में हूं, और मैं कहना चाहता हूं, अभी तो 2 ही पत्र जारी हुए हैं। अभी तो पूछा जाएगा सरकारी ठेकों में एससी एसटी ओबीसी को क्या हिस्सेदारी सरकार दे रही है, या इनके मुखोटे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो मंत्री बनाए हैं, ये सिर्फ इस समाज की वोटें लेने का काम कर रहे हैं। इस बात का जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। अभी तो जातिवार जनगणना में सवाल पूछा जाएगा कि जातिवार जनगणना कब शुरू करा रहे हो। अभी तो बहुत सब कुछ पूछना है। अभी तो ये भी पूछना है कि आपने प्रधानमंत्री जी 2014 की सरकार में आने से पहले कहा 2013 में कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करोगे। वो मंडल सभी कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? मैं तो पूछना चाहता हूँ, जातिवार जनगणना कब होगी, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कब होगी? और अभी तो गौर से सुनना, अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है। मेरी बात को आप याद, आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में, तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेके दिखाएंगे सरकार से। मेरी बात को, और अगर ये वास्तविकता में बहुजन समाज ठान ले, तो मैं लिख के देता हूं, किससे मांगना भाई? लोकतंत्र है, जिसके पास वोट है उसकी ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके कलम में अधिकार है, और जिसके पास अधिकार है उसकी कलम में इतनी पावर है कि कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, बस कलम चलाओ, अधिकार ले लो। ये देश अभी संविधान से चल रहा है। मौका है आपको, अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट हो जाओ, और एकजुट होकर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा, जो साथी यहाँ बैठे हैं उन सबका। लेकिन मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, मैं आया, अपनी बात रख के चला गया, उससे पहले अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अपनी बात चले गए, आप घर जाके सो गए, उसी गड्ढे में कर गए। इससे कैसे बदलाव होगा? जब तक आप सिपाही बन के, समर्पित कार्यकर्ता बन के गांव-गांव जाके इस भाईचारा कायम नहीं करोगे, तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी? भाई बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, उनको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेगा तो दुश्मन करेगा। दुश्मन का अपनी विचारधारा में उनको लेके जाएगा। हमें चाहिए कि हम उनसे पहले उन तक पहुंच के उनको निकाल के अपनी मुख्य समतावादी, समानतावादी, मैत्रीवादी, इस अधिकारों के साथ, आत्म सम्मान के साथ जीने वाली विचारधारा में लाने के लिए उनको तैयार करें, उनको सच बताएं कि सच क्या है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक पत्र मेरे पास है, आंगनबाड़ी बहनों का, शायद वो यही बैठी है, उन्होंने मेरे पास पत्र दिया है। मैं उनको विश्वास, आपने पार्लियामेंट में सुना भी होगा, मैंने आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि की मांग उठाई, मैंने भोजन माताओं के वेतन वृद्धि की, मैंने आशा बहनों की वेतन वृद्धि, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
ये निकम्मी सरकारों को पहले तो हम नाक में दम कर देंगे, और अगर ये फिर भी नहीं मानी तो मैं आपको वचन देके कहता हूं, मेरी बात याद रखना, हमें मौका मिलेगा तो मिनिमम 21,000 रुपए वेतन हम जो है आशा आंगनवाड़ी बहनों को दिलाने का काम करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैंने पीआरडी के जवानों की आवाज उठाई, होमगार्ड भाइयों की आवाज उठाई, मैंने चौकीदार भाइयों की आवाज उठाई, मैंने ग्राम सेवकों की आवाज उठाई, मैंने पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों के 8 घंटे, और मैं लिख कर देता हूं, ये पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं, 2 साल के अंदर आप देखना हमारा काम चल रहा है। जिस दिन से पार्लियामेंट में गए हैं उस दिन से लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं, और आप देखना, मैं आज नहीं कहता, अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा और 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग पुलिस के साथों की करा के रहेंगे। इस बात का सप्ताह में एक दिन छुट्टी के लिए भी हम लोगों ने जो है उस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट बन रही है उसमें प्रस्ताव रखा है, और ये जो वेतन मिशन के आपकी उसको भी दूर कराने का, और जो बॉर्डर स्कीम है इसको भी खत्म कराने का प्रस्ताव हमने रखा है। हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई अमरेंद्र यहाँ बैठा है, उत्तर प्रदेश की सरकार की सच्चाई ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे दलित पिछड़े वर्ग के कई साल से खून के आंसू रो रहे हैं, और आंदोलन करने जाते हैं तो लाठियों से पीटते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, आंसू भी निकालने नहीं देते, वापस उठा के भेज जाते, कभी जेल भेज देते हैं। अभी इनको जेल भेज दिया, मेरे पास संदेश आया कि भाई इनको जेल भेज दिया है, भेज दिया था, आगे कुछ कर रहे थे, भेज दिया था, फिर खबर आई कि बहुत मुख्य धारा लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने ट्वीट करके कहा कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को परेशान करने का काम करोगे तो मैं लखनऊ में आके बैठ के धरना देने का काम करूंगा। फिर रात को मुझे खबर आई कि इनको छोड़ दिया गया है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, पुलिस की भर्ती का घोटाला उसकी आवाज हम लोगों ने उठाई, फिर जब वो भर्ती 6 महीने में कराने की बात की गई थी और नहीं कराई, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अभी सफाई कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, अभी लेटर आया कि नियमित कर रहे हैं, उसके नियमितीकरण की आवाज मैंने उठाई, और शहरी विकास मंत्री को मैंने पत्र लिखा। लगातार जिसकी समस्या मेरे पास आती है, हमारे किसी भी माध्यम से संगठन के उनके आवाज को उठाने का काम करता हूं। और अभी तो 2 ही सेशन हुए। कल मुझे किसी ने कहा, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई वो आपके मामले एमपी एमएलए कोर्ट में चले गए हैं, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा भाई आज ये लो मेरी सस्ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सड़क का आदमी हूँ, वहां तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन मैं तो सड़कों पे काम करना चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप याद रखना, जनवरी फरवरी खत्म होने दो, मार्च से शुरू करेंगे, 15 मार्च से 16 मार्च से, आप मेरी बात को याद रखना। और उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जाने जाएंगे, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक तहसील तक पहुंचने काम करेंगे, और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए, आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने फसल को जानते, आप जैसे रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में खिलाओगे तो गीले में रहेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे। लेकिन आपसे ये बात जरूर लेके आपके बीच में आएंगे कि आप इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बुलडोजर और तमाम तरह से जो परेशानी आपके सामने खड़ी की जा रही, आप ये देखिए, ये बुनियादी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 70 साल पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में